नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भारत की अधिकतर एनर्जी की डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर देखने को मिलती है। जबकि भारत ने बड़े बड़े प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने में कई सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में हम लोग को देखने को मिलती है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। पर न्यूक्लियर एनर्जी के केस में अभी तक आप क्या देखते थे कि भारत जो है वो रशिया से बात करता था, जापान से बात करता था कि चलो हम लोग मिलके भारत के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, जिसके अंदर आप कुदम कुलम को देख सकते हो। बट स्लोली एंड स्टेडीली भारत ने इंडिजिनसली भी अपनी खुद की न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी अचीव की है। रिसेंटली क्या हुआ है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भारत के द्वारा ट्विन यूनिट लगाई गई थी। यूनिट 3 और यूनिट 4 ये दोनों ही प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थे जो भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप थे और अभी तक के सबसे बड़े रिएक्टर थे। यूनिट 3 ने कुछ महीने पहले अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर ली थी और अब यूनिट 4 ने भी अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर ली है, जिसके बाद भारत की इंडिजिनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है, जिसके बाद आने वाले समय में अब भारत इंडिजिनसली न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के साथ में भारत अब दूसरे देशों के साथ में भी कोलैबोरेट करेगा और अभी तक जिस तरीके से हम लोग हमारे देश के अंदर दूसरे देशों से मंगा के टेक्नोलॉजी लाते थे, अब हम लोग दूसरी कंट्रियों को न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, भारत की डिपेंडेंसी आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बढ़ेगी। अब यह कैसे होगा, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में चर्चा करूंगा। साथ में आप लोग कुछ सालों पहले देखोगे काकरापार जो है वो उसके अंदर हम लोगों ने दोनों रिएक्टर लगा दिए थे, तो फिर इतना समय क्यों लगा हम लोगों को फुल कैपेसिटी को अचीव करने में, इस चीज के ऊपर भी डिटेल में चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शनल यानी कि कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। वन ऑन वन मेंटरशिप आप लोगों को दी जाएगी। हमारे एजुकेटर्स आप लोगों की प्रॉपर हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि आप लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के अंदर कॉन्फिडेंटली पार कर सको। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ के करोगे ये सारी चीजें जो सबसे ज्यादा लायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी के द्वारा निकले थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप क्लियरली इनके नाम यहां पर देख सकते हो। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और फिर कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो है काकरापार। काकरापार के अंदर भारत ने ट्विन यूनिट लगाई थी इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर की, जिनकी कैपेसिटी लगभग 700 मेगावाट की थी। और ये ट्विन यूनिट यूनिट 3 और यूनिट 4 के रूप में जानी जाती थी। यूनिट 3 के द्वारा लगभग आज से, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे 11 महीने पहले फुल कैपेसिटी अचीव की जा चुकी है। वहीं यूनिट 4 के द्वारा 8 महीने पहले क्रिटिकलिटी अचीव की गई थी और आज ये 700 मेगावाट की फुल कैपेसिटी के ऊपर वर्क कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये फुल कैपेसिटी को अचीव करने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी काम करती है। जब भी हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं तो वो होता है कि 2 अलग अलग न्यूक्लियस जो है वो जुड़े और उन्होंने जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया। इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है भारी मात्रा में। नेचुरली फ्यूजन रिएक्शन ही होती है तारों वगैरह इन सारी जगहों पर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर अभी तक हम लोग पॉजिटिव एनर्जी अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस को पास लाने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी खर्च हो जाती है। एक और प्रकार की रिएक्शन होती है फ्यूजन रिएक्शन, जो हम लोग अभी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। मतलब आने वाले समय में अपनी पूरी वीडियो के अंदर जो मैं न्यूक्लियर एनर्जी शब्द करूंगा उसके अंदर आपको अपने आप समझ जाना है कि मैं फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पर एक न्यूक्लियस टूटता है और 2 अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाता है। अब अगर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में कौन सा एलिमेंट आएगा? ले दे के आपके दिमाग में घूम फिर के आ जाएगा यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। अब
जब मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम भी अलग अलग प्रकार के, भाई इसके अलग अलग आइसोटोप हैं, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है, किसका प्रयोग करना है एक्चुअल में। तो देखो होता क्या है कि दो प्रकार के मटेरियल दिखाई देते हैं। एक प्रकार का मटेरियल होता है फिजाइल मटेरियल, एक होता है फर्टाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आपने स्लो स्पीड में न्यूट्रॉन डाला तो ये बिल्कुल तैयार ही बैठा है टूटने के लिए और टूट के एनर्जी निकालने के लिए। जैसे ही एक न्यूट्रॉन डालोगे ये एनर्जी रिलीज कर देगा। जनरली ये कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑड नंबर में होगा। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका एटॉमिक मास ऑड नंबर में हो वो फिजाइल मटेरियल है, उसके अंदर छोटा सा न्यूट्रॉन डालोगे एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं दूसरे प्रकार का एलिमेंट होता है फर्टाइल मटेरियल, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी एनर्जी को रिलीज करने की, पर पहले इसको फिजाइल बनाना है। फिजाइल बनाना है, ये जनरली कैसे होते हैं, जिसके अंदर आपको इवन मास दिखाई देता है। इसमें आप एक न्यूट्रॉन डालोगे तो पहले ये ऑड मास के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में आप न्यूट्रॉन डालोगे तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यूरेनियम 235 की, यानी कि फिजाइल मटेरियल की। जनरली हम लोग इनका यूज करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वगैरह के अंदर, हम लोग फर्टाइल मटेरियल का यूज करते हैं। और भारत ने अपना खुद का इंडिजिनस डेवलप्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी तैयार कर लिया है, मतलब हम थोरियम से भी एनर्जी जनरेट करने लगे हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूरेनियम 235 की है, मतलब हम फिजाइल मटेरियल का यूज हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर करने वाले हैं। अब यूरेनियम 235 की किस तरीके से रिएक्शन होती है, तो देखो एक न्यूट्रॉन आप डालोगे यूरेनियम 235 में तो इसमें से बेरियम क्रिप्टॉन निकलेगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगी। एक न्यूट्रॉन डाला, 3 न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी निकली। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये यूरेनियम 235 लिया हमने, इसके अंदर हम लोगों ने एक न्यूट्रॉन डाला तो 3 फास्ट न्यूट्रॉन निकले और एनर्जी निकली। फिर क्या होगा, ये जो 3 न्यूट्रॉन है ये अगले 3 यूरेनियम से टकराएंगे, फिर वहां एनर्जी जनरेट होंगी। फिर उसके बाद में 9 न्यूट्रॉन बाहर आ जाएंगे, वो 9 न्यूट्रॉन और यूरेनियम से टकराएंगे और एनर्जी जनरेट होगी। मतलब क्या होगा कि जिस दिन मैंने रिएक्शन शुरू करी ठीक उस दिन ढेर सारी एनर्जी जनरेट होना शुरू नहीं होगी, उस दिन थोड़ी कम होगी, क्योंकि पहले दिन तो पहला ही यूरेनियम फिजाइल हुआ है, पहले ही यूरेनियम जो है उसने एनर्जी रिलीज करी है। दूसरे दिन 3 ने कर दी, तीसरे दिन 9 ने कर दी, चौथे दिन 27 ने कर दी। इस तरीके से चलते जाता है। मतलब धीरे धीरे करके क्या होगा, अपनी कैपेसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बढ़ाता जाएगा। और एक समय क्या आएगा, एक समय जब आएगा जब वो अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर लेगा। अब आप कहोगे सर फुल कैपेसिटी कैसे अचीव कर लेगा, यहां तो मतलब आप कितनी भी एनर्जी चलाए जाओ उसको, ये तो इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज कर सकता है। अगर इनफाइनाइट एनर्जी यहां से रिलीज होने लगेगी तो ऑब्वियसली यहां पे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम रिएक्शन को ऐसे खुला नहीं छोड़ देते, हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में कराते हैं। अब उसके लिए आप थोड़ा मैकेनिज्म देखने का प्रयास करना। ये आपको रिएक्टर दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यहां पर रिएक्टर वेसल है जहां पर रिएक्शन हो रही है। यहां पर फ्यूल के रूप में मैंने यूरेनियम 235 डाल दिया, ठीक है। अब हर यूरेनियम 235 के फटने के बाद यहां पर से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो क्या होते हैं, फास्ट स्पीड में होते हैं। पर मैंने क्या कहा, फर्टाइल मटेरियल के अंदर फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, हमको तो स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरली हेवी वाटर या फिर वाटर मॉडरेटर के रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को स्लो कर देते हैं। न्यूट्रॉन को स्लो करके ये ओवरऑल रूप से एनर्जी को फास्ट कर रहे हैं, रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं। अब यहां पर रिएक्शन चालू हो गई, रिएक्शन चालू हुई तो यहां पर क्या होने लगी, हीट जनरेट होने लगी। हीट जब जनरेट होने लगती है तो यहां से हम कूलेंट डालते हैं, क्योंकि रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने दे सकते हम। कूलेंट के रूप में भी वही पानी या हैवी वाटर का प्रयोग होता है। जिस भी कूलेंट का प्रयोग किया जा रहा है, मान लो वाटर का प्रयोग किया जा रहा है तो ये वाटर रिएक्टर कहलाएगा। और अगर मैंने हैवी वाटर का प्रयोग किया है तो ये हैवी वाटर रिएक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि पानी यहां पर जाएगा, क्योंकि बहुत गर्म तापमान होगा तो पानी जो है वो वाटर से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, स्टीम। स्टीम बनेगा तो ये दूसरे पाइप से स्टीम जो है वो बाहर आएगी, फिर यही स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन को घुमाएगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन केवल एनर्जी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी तो वही पानी से जनरेट होगी। तो हम लोग पानी से फिर क्या करते हैं, यहां पर अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। बट मैंने यहां पर जो सवाल पूछा आपसे कि यार ऐसे तो ये एनर्जी इनफाइनाइट तक चल जाएगी, मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ना हो,
हमने मान लो अगर 700 मेगावाट का ही पावर प्लांट बनाया है, हमारी कैपेसिटी उतना ही कंट्रोल करने की है, तो हम यहां पर उस हिसाब से कंट्रोलर लगाते हैं। कंट्रोलर क्या होते हैं? जो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनेंगे उन्हें एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब अगर मेरे को मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव करनी है कि केवल 100 ही यूरेनियम एक दिन के अंदर फिजाइल हो, 100 ही यूरेनियम फटे, तो 100 से ऊपर जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनको कंट्रोलर जो है वो खा जाए, ऐसा कुछ करें अपन। तो कंट्रोलर जो है वो डाल दिया जाता है कैडमियम और बोरॉन के रूप में, जो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को खा जाते हैं, जिसके कारण से एक मैक्सिमम कैपेसिटी को अचीव करने के बाद में एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं होती। मतलब आपने अगर 700 मेगावाट का रिएक्टर ही क्रिएट किया है तो आप 700 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करोगे। इस तरीके से स्लोली एंड स्टेडीली एक समय आता है जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी फुल कैपेसिटी अचीव कर लेता है, और वही यहां पर हुआ है। अब आप यहां पर एक और शब्द देख पा रहे होंगे कि ये जो भारत का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था, ये एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था। तो आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि यार हैवी वाटर रिएक्टर था मतलब क्या, कि यहां पर कूलेंट के रूप में क्या यूज किया गया होगा? हैवी वाटर। पर बात आती है प्रेशराइज मतलब क्या। देखो यहां पर जब आप एनर्जी जनरेट कर रहे थे तो एनर्जी जनरेट होने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कैसे कर रहे थे? पानी को स्टीम में भेज के। पानी स्टीम में कैसे कन्वर्ट होती है? ज्यादा तापमान देके। पर अगर मैंने यहां पर प्रेशराइजर लगा दिया, मतलब मैंने यहां पर प्रेशराइजर के जरिए हाई प्रेशर जनरेट किया, तो पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टीम बनता होगा, तो प्रेशराइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से स्टीम बनते हैं, उन मॉलिक्यूल को प्रेशराइजर पास ले आएगा, जिसके कारण से और लेट पानी स्टीम बनेगा, मतलब लगभग 120 डिग्री पे। तो पानी की कैपेसिटी एनर्जी को होल्ड करने की बढ़ जाएगी। प्रेशराइजेशन से ये होता है कि ये क्या करता है? पानी की एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। अब 120 डिग्री की स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगी और ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जो यहां पर बनाया गया, जो कि भारत का इंडिजिनियसली डेवलप है। आप एनपीसीआईएल के ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हो कि फुल पावर ऑपरेशन KAPS-4 यानी कि काकरापार की 4 यूनिट के अंदर स्मूथ ऑपरेशन के साथ फुलफिल हो चुका है। अब भारत का ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने लगा है। सेम चीज अचीव हो चुकी है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के 3rd यूनिट के अंदर भी। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अब जब हम लोगों ने ये एनर्जी अचीव कर ली है, तो उसके बाद अब भारत का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा, और अब हम लोगों को टेक्नोलॉजी किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेगी। हम भारत के अंदर ही अपनी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे, जिसके कारण से आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने का, उसको हम अचीव और बेहतर रूप से कर पाएंगे। देखो भारत के अंदर अभी क्या है, लगभग 22 रिएक्टर हैं, जो कि लगभग 7 पावर प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा 6780 मेगावाट की एनर्जी जनरेट होती है, जो कि भारत की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का केवल 3% है। हम जितने भी एनर्जी यूज करते हैं उनमें से न्यूक्लियर एनर्जी 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भारत की है। पर हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जब हम पंचामृत के अंदर कई सारे प्लेज COP के अंदर दे के आ चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जल्दी जाएं। सोलर एनर्जी के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर अपने खुद के लिमिटेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी अपने खुद के लिमिटेशन है। ऐसी कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी डाइवर्स सोर्सेस से आए। हम पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे, हम पूरी तरीके से फॉसिल फ्यूल पे भी नहीं रहेंगे, हम पूरी तरीके से सोलर पे भी नहीं रहेंगे, हम सब पे डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी बढ़ावा देना चाहते हैं, और उसके लिए 2031 तक 22,480 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट करने का टारगेट रखा गया है। और उसके लिए 14 और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 2031 तक भारत के अंदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में इंस्टॉल किए जाएंगे। उनमें आप देख सकते हो जो प्लान है उसमें आपको गोरखपुर वगैरह दिखाई देगा। ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये गोरखपुर आपको हरियाणा वाला दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा आप भीमपुर और भी कई सारी जगह जैसे माही बंसवाड़ा, इन कई सारी जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आने वाले समय में लगाए जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से इन चीजों को देख पा रहे होगे, ये येलो कलर के साइन को देख पा रहे होगे जो नई साइट्स के रूप में है, तो ये आपको अब नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा दिखाई देंगे। वहीं पुरानी साइट जो आपको रेड कलर ही हो, आई होप, क्योंकि मैं थोड़ा सा कलर क्लियरली मेरे को दिखते नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ लेना कि वहां पे वो कौन सा कलर है, पर
आप समझ चुके होंगे कि वो कौन से कलर की मैं बात कर रहा हूँ। पुराने जो रिएक्टर हैं वो अधिकतर आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, पर केवल हम साउथ इंडिया के अंदर सारे न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि चाइना ने अगर वहां अटैक कर दिया तो स्पाइसशिप लगातार समुद्र के अंदर आती रहती है। इस कारण से अब हम नॉर्थ इंडिया के अंदर भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहे हैं, इसीलिए गोरखपुर वगैरह जैसी लोकेशन को चुना गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्च कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।